दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था उसी प्रकार मैं एक आपके सामने लेके आया हूँ नॉर्सेट की एक शानदार थ्योरी सीरीज, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि इंटरनेशनल एग्जाम, एनक्लेक्स, ओईटी, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, इन्हीं सब में ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये थ्योरी सीरीज। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितनी भी वीडियो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सकें। इसी चैनल पर आरआरबी और सारे स्टेट के सीएचओ एग्जाम के लिए एक और सीरीज चलाई जा रही है, एमसीक्यू सीरीज। उसके वीडियो लेक्चर भी आप जाकर देखिए, है ना। ये वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी इसी चैनल के यूट्यूब के। साथ में आप ये रोजाना या एक दिन जोड़ के मुझसे जितना हो सकेगा मैं ये सीरीज, आपकी थोड़ी सीरीज इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, जो आपके सारे एग्जाम, स्पेशली नॉट सेट और साथ में ऑल कॉम्पिटेटिव, एनक्लेक्स, ओईटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आज के वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं शानदार फॉर्म में, एक शानदार डिसिप्लिन में। दोस्तों, आपको मेहनत करनी है बहुत अच्छे से मेरे साथ में। मैं आपको सारे एग्जामों की तैयारी नर्सिंग के यहीं से यूट्यूब प्लेटफॉर्म से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूं दोस्तों। तो बस इतना सा प्यार बनाए रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो आज का टॉपिक है टुडे टॉपिक। इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप कहोगे कि सर, आज का तो फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया, रोला जमा दिया हमने एकदम। ये देखिए शानदार जो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, थ्योरी सीरीज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके सारे एग्जामों के लिए इतना हेल्पफुल रहने वाला है कि आप सोचेंगे कि यहाँ से कंटेंट पढ़ने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आज का पहला आज हमारी इस सीरीज की पहली टॉपिक समझ लीजिए। नोट्स नोट्स आपको बनाने हैं इन थ्योरी सीरीज के, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं आपको ऑल नर्सिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर सभी पर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में। चलिए तो देखिए यहाँ पे चैनल का देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए दाखल नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल को, और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, आप बिल्कुल इसी स्पीड में हम चलेंगे, साथ में हम सारे टॉपिक को कंप्लीट करके आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना कि सर हमको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, जिससे आने वाले भी जो वीडियो लेक्चर है वो मैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में दोबारा से बनाकर आपको अपलोड कर सकूं इस चैनल पर। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें आपकी बॉडी में, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं जो कि डिजोल्व होते हैं सॉल्यूशन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। आप बात करोगे तो ये जो सॉल्यूशन में डिजोल्व होने वाले जितने भी सब्सटेंस रहते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और हम डिस्क्रिप्शन में आगे इसी वीडियो लेक्चर में समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नोट करते चलिएगा, आप इनको नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मैट्रिक सिस्टम यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड्स को मेजर करने के लिए मैट्रिक सिस्टम का यूज किया जाता है दोस्तों। मैट्रिक सिस्टम का यूज किया जाता है जिसे हम लीटर जिसे हम लीटर और मिलीलीटर में मापते हैं। चलिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन आज के सेशन का, इनको नोट करती चलिएगा आप आपकी नोटबुक में। बिल्कुल एक भी टॉपिक से चीजें आपको छोड़नी नहीं है इस टॉपिक से। यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझिए, पूछा गया है द यूनिट ऑफ मेजर दैट एक्सप्रेस द कंबाइनिंग एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज मिली इक्विवेलेंट। आप यहाँ पे बात करेंगे जब हम किसी यूनिट को मेजर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कंबाइनिंग एक्टिविटी में, तो इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू रहने वाली है वो उसे हम किस में मापेंगे, मिली इक्विवेलेंट में। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद नेक और चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे आप, वन मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनी कैटाइन ऑलवेज रिएक्ट टू केमिकली विद 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन। जैसा ही रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट concept milli equivalent provide information about the number of anion or cation available to combine with other anion or cation। यहाँ पे इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों की वैल्यू अगर एक तरफ घटे हुए हैं तो दूसरी तरफ बढ़ेंगे, है ना। ये एक तरफ घटे हुए हैं तो दूसरी तरफ बढ़ेंगे, ये दोनों एकदम एक दूसरे में अपना रिलेशन बताएंगे दोस्तों यहाँ पे।
ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक सबस्टांस होते हैं जो आपके सॉल्यूशन में डिजोल्व रहते हैं। अब होते क्या है, चलिए। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। यहाँ पे हम बात करें, देखिए, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट की। तो फ्लूइड, फ्लूइड इन ईच बॉडी कंपार्टमेंट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे बात करें, फ्लूइड इन ईच ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट, बॉडी जो भी आपकी बॉडी कंपार्टमेंट रहती है उसमें क्या रहते हैं, कंटेन इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं फ्लूइड्स में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे दो प्रकार के कंपार्टमेंट होते हैं आपके, जिसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट्स भरे रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट होता है एक, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट। इसमें इंट्रासेल्युलर की बात करें, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट रेफर टू ऑल फ्लूइड्स इनसाइड द सेल, जो आपके सेल में अंदर की साइड भरे रहते हैं, अंदर की साइड भरे रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, ठीक है। इसकी बात करें, मोस्ट बॉडीली फ्लूइड आर इनसाइड द सेल, आपके शरीर के जितने भी मोस्ट बॉडीली फ्लूइड होते हैं वो सारे सेल्स में भरे रहते हैं, ठीक है। वो भी काय में, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में। एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट की बात करें, रेफर टू फ्लूइड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जो भी सबस्टांस या फ्लूइड्स भरे रहते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में आते हैं। यहाँ पर हम इसकी बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट इंक्लूड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल के बाहर जो भी सबस्टांस भरा रहता है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इज फ्लूइड बिटवीन द सेल्स, विच, ये एक सेल है, दो सेल है, ये बीच में स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा रहता है, समटाइम कॉल्ड, इसे हम थर्ड स्पेस बोलते हैं, जिसमें ब्लड, लिम्फ, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, वाटर एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड सारी चीजें भरी रहती हैं। यहाँ पे इसे, इसको जूम कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसमें देखिए इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 70%, एक्स्ट्रा सेलुलर 30%, ठीक है। इसके बाद बात करें इसकी इंटरस्टिशियल की 22%, इंट्रावस्कुलर 6%, ट्रांससेलुलर 2%। एग्जाम में पूछ लेगा परसेंटेज कितना कितना आपकी बॉडी में पार्ट में भरे रहते हैं। नेक्स्ट, चलिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, एक और थर्ड स्पेस पार्ट कंपार्टमेंट रहता है। कभी कभी होता क्या है, आपके शरीर में डिसीज या इंजरी हो जाए तो क्या होगा, थर्ड स्पेस में, जो थर्ड स्पेस में क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ एंड सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैप्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस, ये आपके बॉडी में यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ठीक है दोस्तों, किसकी वजह से, ड्यू टू इंजरी और डिसीज, इंजरी की वजह से। तो एक थर्ड स्पेस में, तो इसे बोलेंगे हम थर्ड स्पेसिंग, जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है यहाँ पे थर्ड स्पेस में, ठीक है दोस्तों। चलिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, एडिमा क्या होता है। एडिमा की बात करें, एडिमा क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे एडिमा क्या होता है। एडिमा इज एन एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड in interstitial space. It occur as a result of alteration in oncotic pressure, hydrostatic pressure, capillary permeability pressure, lymphatic obstruction की वजह से आपके किसी थर्ड स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, तो क्या होगा, ये स्वेलिंग आ जाएगी, यहाँ पे फूल जाएगा ये, ठीक है। आपकी जो भी यहाँ पर फ्लूइड भरा है इसे बोलेंगे हम एडीमा, क्या बोलेंगे, एडीमा। ये प्रकार देखें हम यहाँ पे, एडीमा के टाइप कितने होते हैं, तो ये दो टाइप का होता है दोस्तों। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है लोकलाइज्ड एडिमा, सेकंड होता है जनरलाइज्ड एडिमा। इनको नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, यहाँ पर आप देखोगे, देखिए, लोकलाइज्ड एडिमा अक्कर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रोमेटिक इंजरी, आपको एकदम से चोट लग गई किसी वजह से, एक्सीडेंट हुआ है आपका, या कोई सर्जरी हुई है, या कोई लोकल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई है, या आप जल गए हैं, तो यहाँ पर आपका जैसे जल, ये बॉडी पार्ट है आपका, इंजरी लग गई, जल गए, कोई भी एक्सीडेंट, सर्जरी हुई है, तो यहाँ पर जिस इस कारण से आपके इस बॉडी पार्ट में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, यहाँ पर इसे बोलेंगे हम जनरलाइज्ड एडिमा, क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड एडिमा, सॉरी, लोकलाइज्ड एडिमा। ये कहाँ पर होता है, लोकल पार्ट में, कहाँ होता है, सिर्फ लोकल पार्ट में, क्योंकि ये बाहरी आउटसाइड की बात है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट आप समझोगे, यहाँ पे जनरलाइज्ड एडिमा क्या होता है। अभी मैंने बताया लोकलाइज्ड एडिमा लोकल एरिया में होता है, जनरलाइज्ड एडिमा इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड दूसरा इसका जनरलाइज्ड एडिमा का नाम है ऑल्सो कॉल्ड एनासार्का, इसे एनासार्का के नाम से भी जानते हैं। इज एक्सेसिव अक्यूमुलेशन, ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का, एक्सेसिव accumulation of fluid, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, दो सेलों के बीच में,
जो खाली स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, उस बीच में थ्रू आउट द बॉडी अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ कार्डियक और रीनल कंडीशन और लीवर फेलियर की वजह से फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, जनरलाइज्ड एडिमा। ठीक है दोस्तों, इन कारणों की वजह से या कार्डियक पेशेंट है, रीनल कंडीशन है या लीवर फेलियर, इनमें ज्यादातर ये जनरलाइज्ड एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, कि इनके टाइप क्या है, इनको भी हम इस प्रकार से समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस प्रकार थ्योरी बैच है जो आपके स्पेशल क्लासेस है आप तक पहुंच सके, मेरे द्वारा जो इस धाकड़ सर के द्वारा इस पर पढ़ाई जा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, आपकी बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स का टू सेल्स, कैरी बास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स, और क्या करती है, बास्ट प्रोडक्ट को इधर उधर ले जाने का कार्य करती है। वो किसके द्वारा करती है, बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। न्यूट्रिएंट का आवागमन और बास्ट प्रोडक्ट का आवागमन आपकी बॉडी में किसके द्वारा होता है, बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। अगर हम इसकी बात करें, टोटल बॉडी फ्लूइड्स कितना होता है आपकी बॉडी में, टोटल बॉडी फ्लूइड्स कितना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए टोटल बॉडी फ्लूइड्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर अमाउंट टू, जोड़ के 60% ऑफ बॉडी वेट का अगर बात करें तो ये तो होता है एडल्ट में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एडल्ट में कितना होता है, 60% इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर का बॉडी वेट के, टोटल बॉडी वेट का एडल्ट में कितना होता है 60%। 15% इन ओल्डर एडल्ट, ओल्डर एडल्ट बूढ़े लोगों में कितना होता है 55%। एंड इन्फेंट की बात करें तो यहाँ पर रहने वाला है 80% इन्फेंट में। तो ये बॉडी फ्लूइड की जो मात्रा है हमको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, पूछा जाएगा इन्फेंट एंड ओल्डर इन एडल्ट रहते हैं वो हायर रिस्क फॉर फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि एडल्ट में तो एवरेज है, मेंटेन करके चलते हैं, यंगर में तो बढ़िया एवरेज है, लेकिन ओल्डर एडल्ट में कम होता है, और चिल्ड्रंस में बॉडी फ्लूइड ज्यादा होता है, तो फ्लूइड इम्बेलेंस होने की चांस ज्यादा रहते हैं, ग्रेटर प्रोपोर्शन टू बॉडी देन एडल्ट। ठीक है, तो ओल्डर एडल्ट में हैज लीस्ट, पूछे ग्रेटर प्रोपोर्शन किस में होता है, तो इसके किस में रहता है, चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में, और कम की बात करें तो किस में रहता है, ओल्डर एडल्ट्स में रहता है। चलिए यहाँ पर हम इसकी बात करें तो हाई रिस्क रहती है इनमें बूढ़े और बच्चों में, किसकी, बॉडी बॉडी फ्लूइड इम्बेलेंस की। हम इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में क्या क्या रहता है, देखिए यहाँ पे बॉडी फ्लूइड कंसिस्ट वाटर, वाटर डिजोल्व सब्सटेंस, जो भी इसमें मेनली वाटर रहता है, साथ में इसमें सब्सटेंस डिजोल्व रहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लार्जेस्ट सिंगल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बॉडी इज ए वाटर। आपके शरीर में जो लार्जेस्ट मात्रा में कॉन्स्टिट्यूट रहता है एक सिंगल फ्लूइड, सिंगल फ्लूइड का नाम क्या है, वाटर। बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ में एक और सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे देखिए इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट की बात करें, नीड टू मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड इम्बेलेंस, क्योंकि इनमें हाई रिस्क रहते हैं ये, बच्चों में ज्यादा फ्लूइड्स रहता है, ओल्डर ज्यादा, बूढ़े लोगों में कम फ्लूइड्स रहता है, तो हाई रिस्क रहते हैं ये। नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, आपकी बॉडी में किस वे में, आपकी बॉडी में किस वे में आपका जो फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसकी दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है डिफ्यूजन। फर्स्ट क्या होता है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस को समझेंगे आप, इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखना, आज के बाद आपको बॉडी फ्लूइड एंड जो इसके फ्लूइड्स और इम्बेलेंस हैं वो इतने जोर से समझने आने वाले हैं कि आपको दूसरी वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को कवर किया एक ही वीडियो लेक्चर में। चलिए, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द सोल्यूट, जिसमें क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सोल्यूट सब्सटेंस दैट इज द डिजोल्व रहते हैं, में स्प्रेड थ्रू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व। यहाँ पे बात करें जैसे कि ये कंटेंट है, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं सॉल्यूट्स के, ठीक है, ये किसमें कंटेंट रहते हैं, सॉल्यूशन में भरे हुए रहते हैं, सॉल्यूशन में भरे हुए रहते हैं, तो इसे बोलेंगे हम क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस। कैसे होती है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, डिफ्यूजन की एक सिंपल परिभाषा यहाँ पर देखिए आप, डिफ्यूजन इज अ solute spread the molecules from the area of higher concentration to an area of lower concentration। यहाँ पर हम इसकी बात करें तो इसमें जो सोल्यूट है, स्प्रेड मॉलिक्यूल्स, जो इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गमन करेंगे। तो ये शानदार डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ लेगा और पूछेगा ये क्या है, कौन सी प्रोसेस है, तो आप बताएंगे ये डिफ्यूजन प्रोसेस है।
ये डिफ्यूजन प्रोसेस परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है सब्सटेंस को टू पास थ्रू द विदाउट रेस्ट्रिक्शन। परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये सोलूट सब्सटेंस, ये आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। चलिए इसको ये एक ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझोगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बढ़िया आपका हाई कंसंट्रेशन एरिया है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल लो कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखो पहले बढ़िया दूर पास पास थे, थोड़ा दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए, लो कंसंट्रेशन एरिया में फैल गए। ठीक है दोस्तों, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस डायग्राम का। सेकंड प्रोसेस जो इंपोर्टेंट है आपकी बॉडी फ्लो ट्रांसपोर्ट की, वो क्या रहने वाली है, ऑस्मोसिस। वो तो थी सोल्यूट के लिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के लिए। यहाँ पर देखें ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए रहती है मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन अ रेस्पॉन्स ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजुअली फ्रॉम सॉल्यूशन टू लोअर ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। उसमें तो उल्टा हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से उधर लो पर जा रहे थे, यहाँ पर जाएंगे लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर। तो देखिए यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और ये किसकी ओर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन की ओर। और जो जाने वाले सब्सटेंस का नाम क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन रेस्पॉन्स ऑफ टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजुअली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर टू वन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लेक्चर को शेयर भी करें, लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन क्या होता है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से वो सारे टॉपिक कवर किए हैं मैंने यहाँ पे। ये थ्योरी क्लासेस है, नोट्स बनाइए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे लिखने के बाद। वीडियो को रिपीट करके देख लेना ना समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, फिल्ट्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये फिल्ट्रेशन होता है। किसका, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पदार्थों का। द मूवमेंट इज फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। तो अब आप बात करेंगे तो आपकी ये फिल्टर की छलनी है, कि ऐसे कोई भी छलनी छनेगी तो आपकी बात करेंगे तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर छनेगा, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसके वेट ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑस्मोलिटी क्या होती है, ऑस्मोलिटी क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऑस्मोलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल पर किलोग्राम ऑफ वाटर। इट इट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपकी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसे बोलते हैं हम ऑस्मोलेलिटी, ऑस्मोलेलिटी। ठीक है, तो बात करें ये, आप ये ऑस्मोलिटी अपन बात करें तो पर किलोग्राम पर मेजर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो द नॉर्मल ऑस्मोलिटी की बात करें, नॉर्मल ऑस्मोलिटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंपोर्टेंट, कितनी होती है। नॉर्मल ऑस्मोलिटी ऑफ प्लाज्मा इज 275 से लेके 295 मिली ऑस्मोल पर केजी, और मिली मोल में पूछ ले तो भी सेम ही रहती है, 275 से 295, ये इसकी नॉर्मल रेंज है पर केजी पर। मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, अब मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड देखिए यहाँ पे, ये मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड किस आधार पर होता है, ये अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। चलिए मैं इनको बता देता हूँ आपको। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, देखिए अभी पहले मैं इनको समझा देता हूँ, फिर आप डायग्राम के थ्रू समझ लेना। when the solution on both side selectively permeable membrane have established equilibrium or are equal concentration are isotonic। ये क्या होगा, ये दोनों साइड बराबर इक्वलिटी बना के रखेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन लोअर कंसंट्रेशन
एक तरफ लोअर है, एक तरफ हाई है। तो यहाँ पे बात करें मोर कंसन, यहाँ पे बात करें देखिए, वेन सॉल्यूशन कंटेन लोअर कंसेंट्रेशन, जैसे कि साल्ट और सोल्यूट है, देन अनदर मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड हाइपोटोनिक। यहाँ पर एक तरफ कम होगा, एक तरफ ज्यादा होगा, तो इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तीनों प्रकार के सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ लेगा, और क्या टॉपिक है उससे हम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ पे पूछा जाएगा, अ सॉल्यूशन दैट हैज हायर कंसंट्रेशन, अभी एक साइड हाई है, ठीक है, और सोल्यूट, एंड देन अनदर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक तरफ लेस है, तीज कंसंट्रेशन हैव ओस्मोलिटी, हायर ओस्मोलिटी देन द बॉडी फ्लूइड, इसे बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे बात करें एग्जाम, इसको देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए इसको। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये देखिए बाहर से प्रेशर लग रहा है अंदर की ओर, तो ये सेल फूल जाएगी यहाँ पे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आपकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फूली हुई देखने को मिलेगी आपको। आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो बाहर भी, और ये इक्विलिब्रियम बना के रखिए, एकदम समानता बना के रखिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है, ये सिकुड़ गई, और बाहर ये देखिए, तो यहाँ पे आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा श्रंकन क्रीनेटेड रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, बॉडी फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट की बात करें, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार से समझिए, बॉडी फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, यहाँ पे बात करें देखिए, आप इसको एक वे में समझिए, बॉडी फ्लूइड इनटेक, कितना हम इनटेक करते हैं और कितना आउटपुट निकलता है यहाँ पे, इस चीज को आप समझिए। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे आप बॉडी फ्लूइड इनटेक, यहाँ पे वाटर एंटर द बॉडी थ्रू थ्री सोर्सेज, थ्री सोर्सेज, यहाँ पे तीन सोर्स है जिसका बॉडी में हम इंटेक करते हैं। एक तो वाटर एंड फूड, वाटर फॉर्म, ठीक है, एक तो हमने क्या कर लिया, लिक्विड की थ्रू इंजेस्ट कर गए एक खाना में, और एक ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, फूड के ऑक्सीडेशन से वाटर बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब बात करें, अबाउट 10 ml of water released by metabolism of each 100 calorie fat carbohydrate protein, आपके ईच 100 कैलोरी ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से कितना ml वाटर बनता है, 10 ml वाटर बनता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, इसको नोट कर लीजिए आप आपकी नोटबुक में। बॉडी फ्लूइड आउटपुट की बात करें, बॉडी फ्लूइड आउटपुट की बात करें, चलिए बॉडी फ्लूइड आउटपुट की बात करें, यहाँ पर रहने वाला है, किडनी मेजर रोल प्ले करती है आपके रेगुलेटिंग ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट का, बॉडी में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक्सक्रीट करती है ये लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड को, ठीक है दोस्तों। जो आपने इंटेक किया है वो सबसे ज्यादा एक्सक्रीट होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है फ्लूइड्स। वाटर लॉस्ट थ्रू द स्किन इज कॉल्ड इंसेंसिबल लॉस, इंसेंसिबल लॉस, ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, इंसेंसिबल लॉस। द इंडिविजुअल इज अनअवेयर ऑफ लॉसिंग दैट वाटर, आपकी स्किन से आपको पता नहीं चलेगा कितने वाटर का लॉस हुआ है, पसीने के थ्रू ऐसे स्किन के वाटर लॉस होता है। हम इसकी बात करें, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय द परस्पायरेशन, रेस्पिरेशन इज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का उस आधार पर परस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू एक आपका वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड insensible loss and is lost through expired the saturated with water vapor, भाप के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन भी मेन इंपोर्टेंट है। की पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करें हम, तो चलिए मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं नोट करा देता हूँ, इसको थोड़ा अपन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जूम कर लो, यहाँ पे, यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक साइड हो गया आपका इंटेक, इंटेक, और एक साइड हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी बात करें, देखिए यहाँ पे इसकी बात करो, एक तो होते हैं आपका इंजेस्टेड, इंजेस्टेड फूड, ठीक है, कितना लोगे, 800 से 1100 ml, ठीक है। इसकी बात करें वाटर, वाटर कितना होगा, 1200 से 1500 ml, ठीक है। अगला नोट कीजिए, यहाँ पे इसकी बात करें, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कितना वाटर बनेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो यहाँ पे बनने वाला है 300 ml, 300 ml टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2300 ml से
लेके 2900 ml फ्लूइड हम इंटेक करते हैं डेली बॉडी में। आउटपुट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है किडनी, किडनी के द्वारा कितना लॉस होता है वाटर का, 1500 ml, 1500 ml। उसके बाद हम इसकी बात करें थ्रू स्किन ये इंसेंसिबल प्रोसेस होती है। स्किन के थ्रू बात करें तो 600 से 800 ml वाटर का लॉस होता है। अगर इसकी बात करें लंग्स, ये भी इंसेंसिबल प्रोसेस होती है, वेपर रूप में वाटर का लॉस होता है 400 से लेके 600 ml। ठीक है, सुन लीजिए, लिख लेना। उसके बाद जीआईटी की बात करें, जीआईटी की बात करें तो इसमें 100 ml वाटर का लॉस होता है। टोटल वाटर का लॉस की बात करें 2600 से 3000 ml वाटर का लॉस होता है। इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेना, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर। अब हम इसको मेंटेन कैसे करेंगे, मेंटेनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, तो अगले टॉपिक को हम कवर करते हैं, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कैसे मेंटेन करेंगे आप, देखिए यहाँ पे, व्हेन द क्लाइंट हैज When a client has excess fluid or electrolyte therapy is directed toward assisting body eliminate the excess। जब आपकी बॉडी फ्लूइड में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी फ्लूइड्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इन चीजों को एक्सक्रीट कर देता है, जिसमें किडनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किडनी प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग बैलेंस इन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात करें हम, एड्रिनल ग्लैंड थ्रू सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन आल्सो एड इन अ कंट्रोलिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी। किडनी क्या करेगी, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, जिससे आपका बॉडी में फ्लूइड मेंटेनेंस है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वो बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो इसको प्रेरित करेगी वो कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो बोलेगी किडनी से कि भैया सोडियम का रीअब्सॉर्ब करिए, जिससे आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे अगला देखिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, द्वारा सिक्रेट होगा ये, और फिर रेगुलेट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी। किडनी के द्वारा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी ईडीएच हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। की पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला है। बेहतरीन क्वेश्चन क्या करने बनने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। इफ द क्लाइंट हैज फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, द नर्स मस्ट क्लोजली मॉनिटर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, इसके बाद कहते हैं, इसके बाद बात करें न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन, रीनल फंक्शन, इंटीग्रेटरी फंक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेटस। पेशेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो मेन जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इसको फ्लूइड इम्बैलेंस में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, इम्बैलेंस में, तो इनकी जो भूमिका निभाती है वो कौन है, किडनी है। किडनी के साथ में ये जो मेन हार्मोन है, इसकी बात करें कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, साथ में इसकी बात करें एडीएच हार्मोन, ये आपके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। की पॉइंट्स आपको समझ में आई गया है। नेक्स्ट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है एक टॉपिक, और एक होता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। इनकी बात कर लेते हैं, चलिए। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, दाखिल नर्सिंग अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करें, देखिए, डिहाइड्रेशन अकर व्हेन द फ्लूइड इनटेक ऑफ द बॉडी इनसफिशिएंट टू मीट बॉडी फ्लूइड नीड। अगर आपके शरीर को क्या है, डिहाइड्रेशन कब होगा, व्हेन फ्लूइड इनटेक ऑफ द बॉडी इनसफिशिएंट, जब आप कम मात्रा में फ्लूइड ले रहे हो तो आपकी बॉडी को चाहिए बहुत ज्यादा पर पी रहे हो। जैसे देखिए, आपको पीना है 1 गिलास पानी, ठीक है, और आप पी रहे हो आधे गिलास पानी, तो यहाँ पे होने वाली है आपकी बॉडी को कमी आधे गिलास वाटर की, तो इसे बोलेंगे हम क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो होना ही है, इसे बोलेंगे हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्योंकि आप फ्लूइड्स की मात्रा बहुत कम ले रहे हो। इसके टाइप देखिए फ्लूइड, इसके कारण क्या क्या है, यहाँ पर भी देखिए अलग अलग डिहाइड्रेशन होते हैं। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर एंड डिजोल्व इलेक्ट्रोलाइट आर लॉस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखिए, दो प्रकार के डेफिसिट होंगे, ऐसा तो है नहीं है कि आपको मतलब, अभी हमने पढ़ा था आइसोटोनिक हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, तो कौन सा डिहाइड्रेशन है, तो अगर आपके शरीर में वाटर की मात्रा, फ्लूइड्स सबसे इंपोर्टेंट कंपोनेंट है वाटर, अभी मैंने आपको बताया था इंपोर्टेंट कंपोनेंट फ्लूइड्स का कौन सा है, वाटर। साथ में क्या है इसमें, डिजोल्व सब्सटेंस जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट जैसे। ठीक है, दोनों की बराबर मात्रा में आपकी बॉडी में कमी हो रही है, क्योंकि है तो दोनों फ्लूइड्स ही, तो अगर दोनों की बराबर मात्रा में कमी हो रही है तो इसे बोलेंगे हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन।
आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन बन गया दोस्तों इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलिए, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन रिजल्ट इन डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। अगर ये आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है तो आपके शरीर में सर्कुलेटिंग ब्लड कम हो जाएगा, साथ में आपको इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन भी देखने को मिलेगा। साथ में देखिए सेकंड नंबर आप देखेंगे कौन से प्रकार का डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। यहाँ पे देखेंगे वाटर लॉस, एक्सिड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, दोनों साथ में हो रहे हैं, वाटर का भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। फ्लूइड मूव फ्रॉम इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट, इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड मूव कर गए हैं मेन कंपार्टमेंट इनटू द प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस कॉजिंग सेलुलर डिहाइड्रेशन। श्रृंखोज सिकुड़ गया है, और क्योंकि और ये कहाँ चले गए भाई साहब, इंटरसेलुलर पार्ट में चले गए हैं फ्लूइड्स। तो यहाँ पर आपकी जो इस प्रकार के डिहाइड्रेशन को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एक्सीड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें ये पढ़ लिया हमने हाइपरटोनिक, ये है आपका हाइपोटोनिक। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो गया, साथ में एक्सीड वाटर लॉस। ठीक है, इसमें देखिए आप, लेकिन ज्यादा मात्रा में वाटर, यहाँ पे फ्लूइड मूव फ्रॉम प्लाज्मा, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये बिल्कुल जस्ट हाइपरटोनिक के उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। हाइपरटोनिक फ्लूइड मूवमेंट प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस इनटू द सेल्स। ठीक है, कॉजिंग प्लाज्मा वॉल्यूम डेफिसिट, इसे बोलेंगे कॉजिंग टू सेल स्वेल। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल आपकी सूज जाएगी, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है हाइपरटोनिक पर। हाइपरटोनिक में क्या होती है, सेल सुकड़ गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सेल फूल गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ डिहाइड्रेशन की वजह से। कॉजेज ऑफ कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यहाँ पे इसकी बात करें, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के क्या क्या कारण रहने वाले हैं, तो आइसोटोनिक के अलग होंगे, हाइपोटोनिक के अलग होंगे, और हाइपरटोनिक के अलग होंगे। चलिए, पहला आइसोटोनिक के कारण जान लेते हैं हम, इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्यूट, कम मात्रा में ले रहे हो आप, आपका जो फ्लूइड है शिफ्ट बिटवीन हो गया कंपार्टमेंट में, आपके अभी कंपार्टमेंट टाइप पढ़ाए थे, फ्लूइड का शिफ्ट हो जाना। एक्सेसिव लॉस ऑफ आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स, आइसोटोनिक अभी मैंने आपको बताए थे अलग अलग प्रकार के जो भी फ्लूइड्स होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीनों की मात्रा का कमी के अलग अलग कंडीशन पे कम होना। तो यहाँ पे आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड का कम होना। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण क्या रहने वाला है, यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या रहने वाली है, इंक्रीज इंक्रीज फ्लूइड लॉस सच एज एक्सेसिव परस्पिरेशन, हाइपरवेंटिलेशन की वजह से कीटोसिडोसिस प्रोसेस, और प्रोलॉन्ग फीवर, डायरिया, अर्ली स्टेज ई अर्ली स्टेज किडनी डिसीज ESKD। ठीक है, एंड डायबिटीज इंसिपिडस वाले मरीज में हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक और नेक्स्ट कंडीशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन किस में देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन किस में देखने को मिलेगा, क्रोनिक इलनेस वाले मरीज में। ठीक है, बहुत लंबे समय से बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, हाइपोटोनिक ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट हाइपोटोनिक, ज्यादा मात्रा में आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लगा दिया है। ठीक है, इसकी बात करें एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, उसके बाद किडनी डिसीज, किडनी डिसीज वाले मरीज में क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल दुबला पतला है, बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति में। ठीक है, ये हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तीन प्रकार के डिहाइड्रेशन होते हैं आपके, एक तो होते हैं आपके हाइपो, एक होते हैं आपके आइसो, एक होते हैं आपके हाइपर। चलिए, हम इनके असेसमेंट की बात कर लेते हैं, किसकी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। इसमें देखिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखिए आप, यहाँ पर रहने वाला है, देखिए थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगी आपको, इंक्रीज पल्स रेट, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्स हो जाएगी आपकी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और तो स्टैटिक पोस्चरल हाइपरटेंशन, जैसे कि आप पहले से एकदम से आप यहाँ पे बात करेंगे, ये लेटे हुए व्यक्ति एकदम से खड़ा हो गया तो एकदम से आपका बीपी गिर जाएगा, इसे बोलते हैं हम पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें हम, फ्लैट नेक, हैंड बेन, डिपेंडेंट पोजीशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, फ्लैट नेक, हैंड बेन और डिपेंडेंट पोजीशन आपने जैसे पोजीशन इधर उधर कर ली तो इसमें चेंज देखने को मिलेंगे आपको। इसकी बात करें डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, आपका जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है सीवीपी वो भी कम हो जाएगा, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल रिदम हो जाएगी आपकी हार्ट की, हार्ट बीट,
ठीक है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, यहाँ पे देखिए आपको अलग प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंक्रीज रेट, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सांस लोगे, देखो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी सांस लोगे, लेकिन डीप रेस्पिरेशन लोगे आप। साथ में डिस्निया, आपको क्या होगी, सांस लेने में एकदम से घबराहट होगी। ठीक है दोस्तों, डिस्निया, सांस लेते समय आपको घबराहट होगी। उसकी बात करें, न्यूरो मस्कुलर चेंजेस, डिक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे कि एक्टिविटी, लिथार्जी देखने को मिलेगी, कोमा में जा सकता है हमारी, स्केलेटल मसल्स वीक हो जाएगी, आपको फीवर, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस, कितने मात्रा में आपको फ्लूइड लॉस हुआ है उस पर डिपेंड करेगा फीवर है कि नहीं। रीनल सिस्टम की बात करें, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना है आपका, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं। इंटेगुमेट्री, ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, फ्लूइड लॉस हुआ है। पुअर स्किन टर्गर, उसके बाद ड्राई माउथ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो डिक्रीज मोटिलिटी एंड डिमिनिश्ड बाउल साउंड, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज बॉडी वेट, थर्स्ट, प्यास लगेगी ज्यादा। लेबोरेटरी फाइंडिंग देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज सीरम ऑस्मोलिटी देखने को मिलेगी, इंक्रीज हेमेटोक्रिट वैल्यू, साथ में इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वन लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इंक्रीज यूरिन यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक, कौन सा, डेफिसिट वाला, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसको सुनो, अब इसका इंटरवेंशन और कर लेते हैं। अगर हमारे शरीर में वाटर का लॉस हुआ है तो आप उसे कैसे ठीक करोगे, चलिए इंटरवेंशन देख लेते हैं हम इसी डिसीज कंडीशन का। देखिए, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन आप क्या करोगे, आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम हो गई तो प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड लॉसेस, जो फ्लूइड लॉस हुआ है तो हम उसको ठीक करने के लिए इंक्रीज फ्लूइड कंपार्टमेंट वॉल्यूम नॉर्मल रेंज, हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे फ्लूइड मात्रा को। ठीक है, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में, जिससे क्या वो नॉर्मल रेंज में पहुंच जाए आपकी जो प्रक्रिया है। तो आप क्या करोगे, इसको ठीक करने के लिए आप प्रोवाइड कराओगे उसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी आप अगर पॉसिबल हो सके तो आप आईवी फ्लूइड्स भी दें उसको, आईवी फ्लूइड्स भी दें। आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट इफ डिहाइड्रेशन इज सीवियर, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा सीवियर है तो आपको इनटेक और आउटपुट दोनों चीजों पर आपको बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगर हम यहाँ पे बात करें, इन जनरल आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है इज ट्रीटेड विद आइसोटोनिक फ्लूइड, तो यहाँ पे हम आइसोटोनिक फ्लूइड ही देंगे। अगर किसी मरीज में आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे। आइसोटोनिक फ्लूइड की सारणी ऊपर मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में बता दी है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसे हम हाइपोटोनिक देंगे। ठीक है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन विद हाइपोटोनिक फ्लूइड सॉल्यूशन देंगे उसको। साथ में इस हाइपरटोनिक है तो हाइपोटोनिक देने से क्या होगा, उसका नॉर्मल कंडीशन मेंटेनेंस ठीक हो जाएगी। अगर हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपर डिहाइड्रेशन विद हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे उसको, जिससे क्या हो, कंडीशन नॉर्मल हो जाए। चलिए, और क्या करेंगे, आपसे हो सके तो एडमिनिस्टर मेडिकेशन सच एज, कौन सी मेडिकेशन देंगे, एंटी डायरियल, क्योंकि डायरिया की वजह से भी ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस होता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। एंटी माइक्रोबियल, साथ में एंटी पायरेटिक मेडिकेशन, बुखार भी आ रहा है मरीज को, सिम्टोमेटिक दवाइयां भी देनी है। प्रिस्क्राइब करेक्ट कॉज एंड एनी सिम्टम को ठीक करने के लिए हम ये सारी चीजें देंगे। अगर, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी देते हैं तो मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू, और और हमको मॉनिटर, उसके बाद ये क्या करना है, मॉनिटर मेडिकेशन, हमको मॉनिटर मेडिकेशन भी करना है कि पेशेंट खा रहा है कि नहीं खा रहा, टू ट्रीट एंड प्रेजेंट इम्बेलेंस। ठीक है दोस्तों, इम्बेलेंस, तो इसको इफ प्रेजेंट है तो ये सारी चीजें, अगर अगर आपके इम्बेलेंस प्रेजेंट है तो आप मेडिकेशन भी दीजिए मरीज को, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू भी मॉनिटर कीजिए मरीज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये रहे आपके सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, किस किस कंडीशन में आपको देना है, देख लीजिए। ठीक है, इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहने वाले नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट ब्लड कंपोनेंट। साथ में हाइपोटोनिक की बात करें तो डेक्सट्रोज 5% एंड वाटर। हाफ स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल सलाइन 0.45%, क्वार्टर स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल सलाइन 0.2%। हाइपरटोनिक की बात करें यहाँ पे तो डेक्सट्रोज 5% नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 5% हाफ। ठीक है, स्ट्रेंथ नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 10% इन वाटर, डेक्सट्रोज 20% इन वाटर, डेक्सट्रोज सलाइन इन 3% और 5%। ठीक है दोस्तों, ये रहने वाले आपके हाइपरटोनिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। आपकी डिसीज कंडीशन समाप्त होती है, कौन सी, आपके शरीर में हुआ है पानी की कमी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, उसको हमने किस प्रकार से इंटरवेंशन थे, क्या कारण थे, वो सारी चीजें पढ़ी हमने, किस प्रकार से हुआ, उसके कॉज वगैरह सारी चीजें कंप्लीट करी हमने। नेक्स्ट टॉपिक आपका हम यहाँ पे देखें, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस,
फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस क्या होता है, इसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो आज मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में, इंपोर्टेंट रहने वाले, नोट करते चलिएगा। फ्लूइड इनटेक और फ्लूइड रिटेंशन एक्सीड द फ्लूइड नीड्स ऑफ द बॉडी। आपको जरूरत थी आधे गिलास पानी की, आपने पी लिया फुल गिलास पानी दोस्तों, तो बढ़ गया आधा ज्यादा, तो इसे बोलते हैं फ्लूइड इनटेक। और फ्लूइड रिटेंशन एक्सीड द फ्लूइड नीड ऑफ द बॉडी, जरूरत से ज्यादा। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। यहाँ पे अलग अलग कारण है, यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार का ओवर डिहाइड्रेशन होगा। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन फर्स्ट, यहाँ पे देखिए नॉन एज हाइपरबोलीमिया, इसे हम हाइपरबोलीमिया के नाम से जानते हैं। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। आपने ज्यादा मात्रा में आइसोटोनिक आइसोटोनिक फ्लूइड लगा दिया, ठीक है, ओवर डिहाइड्रेट कर दिया बॉडी को, तो इसे बोलेंगे हम, ये क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो आइसोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन बोलेंगे इसे। चलिए, आइसोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन कॉजेज सर्कुलेटरी ओवरलोड, ये क्या करेगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड कर देगा, इंटरस्टिशियल एडिमा कर देगा। साथ में व्हेन सीवियर व्हेन इट अकर क्लाइंट विद पुअर कार्डियक फंक्शन, किसी के कार्डियक फंक्शन पुअर है तो ये कंडीशन सीवियर बन जाएगी, हार्ट फेल हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी आइसोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन की वजह से। हाइपरटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन सेकंड कंडीशन। हाइपरटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए, अक्यूरेंस ऑफ हाइपरटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन इज रेयर, रेयर मात्रा में होता है। इज कॉल्ड बाय एक्सेसिव सोडियम इंटेक, ज्यादा मात्रा में आप सोडियम खा गए भाई साहब, ज्यादा मात्रा में सोडियम खा गए, जब ये कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। यहाँ पे बात करें हम, फ्लूइड इज ड्रॉन फ्रॉम इंटरसेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एक्सपेंड, इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो नोन एज वाटर इंटॉक्सिकेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन की होना हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, द एक्सेसिव फ्लूइड मूव इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस में चले जाना एंड ऑल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट एक्सपेंड हो जाना, इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की कंडीशन। दाखड़ नर्सिंग अकेडमी के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कॉजेज देखिए इसके, ये अभी हमने पढ़ा था, इसकी बात करें, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है, ओवर डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन हो गया आपका, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन। तो यहाँ पे इसकी बात करें आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, इसकी बात करें इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड आईवी थेरापी, इनएडिक्वेट कंट्रोल आईवी थेरापी चले जा रही है, आईवी थेरापी आपने बिल्कुल अनस्टॉप कर दी। एक एनएस लगाना था, एक आरएल लगानी थी, आपने दो एनएस लगा दी, दो आरएल लगा दी, तो आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में फ्लूइड चले गया, तो इसे बोलते हैं हम इनएडिक्वेटली आईवी थेरापी, ज्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हो। आपके आपको किडनी डिसीज है, तो किडनी प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रही है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस को, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरापी चल रही है आपको, तो ये कारण है आइसोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन के। हाइपो हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन, सॉरी, ये कारण है आपके आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के। अगर इसकी बात करें हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन, इसके कारण क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आप, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन, साथ में हम इसकी बात करें रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन, साथ में हम इसकी बात करें एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरापी, ये तीनों कारण रहने वाले। आपने ज्यादा सोडियम ले लिया, रैपिड इन्फ्यूजन कर दिया हाइपरटोनिक सलाइन का, एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरापी चल रही है आपको, तो आपको हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन होने के चांसेस रहेंगे। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के कोज देखिए, अर्ली किडनी डिसीज है आपको, हार्ट फेलियर है, सिडा, इसमें देखो सिंड्रोम सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसे इनएडुकेट कंट्रोल आईवी थेरापी, ये कंडीशन, इनकी वजह से आपको हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। असेसमेंट कर लेते हैं हम इनको, यहाँ पे देख लीजिए असेसमेंट, कौन से सिस्टम पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने की वजह से। बाउंड इन पल्स देखने को मिलेगी इंक्रीज, इसकी बात करें एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड नेक वेन, ठीक है, एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर, डिसरिथमिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिस्निया, मोइस्ट क्रेकल ऑन ऑस्कल्टेशन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्केलेटल मसल्स वीकनेस, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। पेरेस्थेसिया और इंक्रीज यूरिन आउटपुट किडनी, उसके बाद डिक्रीज यूरिन किडनी डैमेज होने की वजह से, पेल एंड
कूल स्किन देखने को मिलेगी, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, डिपेंड पिटिंग एडिमा क्या होता है, बॉडी में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्किन बहुत आराम से जाएगी वापस और यहाँ पे सूज जाएगी ये जगह, इसे बोलते हैं पिटिंग एडिमा। ठीक है, इंक्रीज मोटिलिटी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डायरिया। उसके बाद करें इंक्रीज बॉडी वेट, लीवर इनलार्जमेंट, एसाइड्स, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड्स का बढ़ जाना, इसे बोलेंगे हम एसाइड्स। डिक्रीज सीरम ऑस्मोलिटी, डिक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल, डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी जब आपके शरीर में हाइड्रेशन हो जाए, ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, ज्यादा मात्रा में फ्लूइड हो जाए आपकी बॉडी में। इंटरवेंशन, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट हम अपोजिट चलेंगे। वहां पर हम हाइपर कमी होने पर क्या कर रहे थे और यहाँ पर ज्यादा होने पर क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड ओवरलोड, जो भी फ्लूइड ओवरलोड हुआ है उसे हम रोकेंगे। साथ में रिस्टोर नॉर्मल मॉल फ्लूइड, और साथ में हम उसको कोशिश करेंगे कि प्रीवियस कंडीशन में पहुंचे। यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे आप डायूरेटिक, जिससे क्या हो, डायूरेटिक का मेन फंक्शन क्या रहेगा, बॉडी में जो फ्लूइड है उन्हें वापस से बाहर निकाल दे और नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ये फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा, मे बी प्रिस्क्राइब्ड इनिशियली टू प्रिवेंट सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ये प्रिस्क्राइब की जाएंगी फिजिशियंस के द्वारा, एंटी डायूरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ठीक है, साथ में रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, आप कहेंगे फ्लूइड नहीं देना मरीज को, सोडियम इंटेक नहीं करना है, मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट, वेट मेजर करना है आपको क्लोजली। ठीक है, साथ में चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू को मॉनिटर करना है। प्रिपेयर ऑफ एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू ट्रीट इम्बैलेंस इफ प्रेजेंट, अगर कोई सिम्टोमेटिक कंडीशन है तो आप मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर करेंगे, साथ में इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखना है। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है आपका। तो अभी हमने पढ़ लिया सारे फ्लूइड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपके शरीर में ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, कैसे पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लूइड का, कौन सी सेल से कहाँ पर जा रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, ऑस्मोलरिटी क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीजें। साथ में अगर ओवर हाइड्रेशन हो गया है तो क्या करना है। ठीक है, और आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हमको क्या करना है, क्या कंडीशन है, क्या कारण है, सारी चीजें कवर कर ली है इस वीडियो लेक्चर में। चलिए और भी सारी कंडीशन, ये फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड इम्बैलेंस, बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड जो कंडीशन रहने वाली है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ पर एक डिसीज कंडीशन है, यह देखिए हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, एक कंडीशन है बॉडी की हाइपोनेट्रीमिया। यहाँ पर देखें तो ये हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी, सोडियम की कमी, सोडियम की कमी। देखिए नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, 135 से 145 नॉर्मल रेंज रहती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 145 मिलीमोल में सेम। हाइपोनेट्रीमिया इज अ सीरम सोडियम लेवल लोअर देन 135, 135 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सोडियम इम्बैलेंस यूजुअली आर एसोसिएटेड विद फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये सोडियम इम्बैलेंस कब होगा, जब आपके शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो जाएगा तब। दाखला नर्सिंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी कॉजेज की बात करें, देखिए यहाँ पे इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, ज्यादा मात्रा में सोडियम बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया है, एक्सक्रीट हो गया है, एक्सक्रीट हो गया है। ठीक है, ये कारण। एक्सेसिव डायफ्लोरोसिस, ज्यादा पसीना आना, डायूरेटिक्स, ज्यादा मात्रा में डायूरेटिक्स दे दिया आपने, फ्लूइड का लॉस हो गया। वोमिटिंग, वोमिटिंग के थ्रू फ्लूइड का लॉस होना। डायरिया, ज्यादा रस लग गया तो फ्लूइड का लॉस हो गया, इसके थ्रू सोडियम का लॉस होना। वुंड ड्रेनेज, ज्यादा मात्रा में वुंड से ड्रेनेज, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें ड्रेनेज लगा रहता है, ज्यादा ड्रेन बन रहा है बाहर, बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया, साथ में सोडियम का इम्बैलेंस हो गया। किडनी डिसीज वाले मरीज में डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना, इसकी वजह से सोडियम, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन किडनी को प्रेरित नहीं कर पाएगा सोडियम, तो यहाँ पे कुछ ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने का कार्य कराता है, पर यहाँ पे एल्डोस्टेरोन डिसफंक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या करेगी आपकी किडनी, ज्यादा मात्रा में सोडियम को बाहर निकाल देगी। ठीक है, इनएडिक्वेट सोडियम इंटेक, आपने कम मात्रा में सोडियम लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, फास्टिंग, आपने खाना नहीं खाया दिन भर से, ठीक है, लो साल्ट डाइट ले रहे हो आप, तो इन सब की वजह से सोडियम की कमी हो रही है। यहाँ पे बात करें डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम, एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड लगा दिया आपने, इरिगेशन कर दिया हाइपोटोनिक फ्लूइड से, तो सोडियम की लॉस हो गई। किडनी डिसीज वाले मरीज में फ्रेश वाटर प्रोनिंग, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन,
ठीक है। इसकी वजह से आपके सोडियम लॉस, हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन, हार्ट फेलियर, इन सब में सोडियम लॉस देखने को मिलेगा। असेसमेंट की बात करें हम, देख लीजिए कार्डियोवास्कुलर में क्या चेंजेस आएंगे आपको। यहाँ पे देखिए सिम्टम ऑफ वेरी चेंजेस वास्कुलर वॉल्यूम, उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल रैपिड पल्स हो जाएगी। हाइपोवोलेमिक रेडी वीक रैपिड पल्स देखने को मिलेगी। हाइपोवोलेमिक रैपिड बाउंडिंग पल्स, ब्लड प्रेशर नॉर्मल एलिवेटेड। उसके बाद बात करें रेस्पिरेटरी, स्लो इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। न्यूरोमस्कुलर की बात करें, जनरलाइज स्केलेटल मसल्स वीकनेस, डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेडेक होगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, कंफ्यूजन होगा, सीरियस सीजर के चांसेस रहेंगे, कोमा। इसके बाद करें गैस्ट्रोनोजिया देखने को मिलेगी, इंक्रीज मोटिलिटी एंड हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और डायरिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। साथ की बात करें ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करें लेबोरेटरी फाइंडिंग, सोडियम लेवल 135 से कम हो जाएगा, डिक्रीज यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है आपकी, 1.005 से 1.03। चलिए इंटरवेंशन, अगर अब हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम की कमी हो गई आपकी बॉडी में, तो उसको कैसे ठीक करेंगे हम। चलिए यहाँ पे देखिए, इफ हाइपोनेट्रेमिया इज अकम्पनीड बाय फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से हुआ है, तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन, इसको आप कैसे ठीक करेंगे। आईवी सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन आर एडमिनिस्टर रिस्टोर सोडियम कंटेंट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। हम इसको लगाएंगे आईवी सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन को। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में फ्लूइड का लॉस हुआ है उसकी भी कमी की पूर्ति होगी, साथ में सोडियम भी रिस्टोर हो जाएगा। इफ एक्सेस हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया कंडीशन है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक मे बी प्रिस्क्राइब, प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर रादर देन सोडियम। ठीक है दोस्तों, अगर एक्सेस हुआ है तो यहाँ पे ये अलग कंडीशन हो गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इफ सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, इफ आपको ज्यादा सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है, बहुत सोडियम की कमी है, तो इफ हॉस्पिटल, ऐसे मरीज को हम हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, ऐसे मरीज को हम हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। साथ में रिक्वायर्ड क्लोजली मॉनिटर, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है यहाँ पे सोडियम लेवल की। अवॉइड रैपिड सीरम इन्फ्यूजन, ऐसे वाले मरीज को एकदम से सोडियम नहीं लगा देना है आपको। ठीक है, मॉनिटर करना है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्लोजली, इंपोर्टेंट है। द क्लाइंट रिस्क फॉर ऑस्मोटिक डीमाइलेशन इंजरी, हाइपोनेट्रीमिया इफ करेक्टेड टू क्विकली, अगर आपने जल्दी से स्पीड में आपने आईवी फ्लूइड्स लगा दिए, तो एकदम से इतना ठीक करना भी नहीं है, बिल्कुल आपको मेंटेनेंस, जो भी इनटेक और आउटपुट है उसे मेंटेन करके, मॉनिटर करके सोडियम लेवल को, हमको सोडियम थेरापी हमको चलानी है। चलिए, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इंक्रीज ओरल सोडियम इंटेक एज प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब जितना प्रेस्क्राइब किया है उतना ही आपको सोडियम की मात्रा लेनी है। एंड इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट फूड इंक्लूड इन द डाइट, आपकी जो भी डाइट में सोडियम रिच डाइट है, डाइट से रिलेटेड अगला वीडियो लेक्चर मैं आपको लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजें, सारे डिसीज कंडीशन, जो भी कंडीशन टर्म में रहने वाली है, उनमें सारी डाइट को कवर करेंगे। इफ द क्लाइंट इज टेकिंग लिथियम, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, अगर कोई क्लाइंट लिथियम ले रहा है तो मॉनिटर करना है लिथियम लेवल को, बिकॉज द हाइपोनेट्रीमिया कैन कॉज डिमिनिश्ड एक्सक्रीशन ऑफ रिजल्टिंग इन द टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी करा सकता है। ठीक है, लिथियम, तो लिथियम की जो नॉर्मल कंडीशन है वो हमको मॉनिटर करना है कि अप और डाउन ना हो जाए, जो हाइपोनेट्रीमिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे बात करें हाइपरनेट्रीमिया की, ये डिसीज कंडीशन खत्म हो गई। हमने यहाँ पे पढ़ा हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया के कारण क्या होते हैं, उसमें आपको क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, हम कैसे उसे ठीक करेंगे, नर्स का क्या रोल है मैन। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड डिसीज कंडीशन या कोई सी बॉडी फ्लूइड रिलेटेड कंडीशन रहने वाली है, हाइपरनेट्रीमिया, आपके शरीर में हाइपरनेट्रीमिया हुआ है। हाइपरनेट्रीमिया इज अ सीरम सोडियम लेवल एक्सीड, उसमें तो क्या हो रहा था, कम, यहाँ पर हो गया सोडियम ज्यादा, सोडियम ज्यादा 145 मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो गया पर लीटर, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम की वैल्यू का बढ़ जाना। वो चीज क्या रहेंगे, देखिए दोस्तों, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, कम मात्रा में सोडियम का एक्सक्रीशन होना। ठीक है, क्योंकि सोडियम की मात्रा बॉडी में बढ़ गई है, कोर्टिकोस्टेरॉइड चल रहे हैं आपको लंबे समय से, कसिंग सिंड्रोम डिसीज है आपको, किडनी डिसीज है आपको। ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया है आपको, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन है। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, सोडियम की मात्रा बढ़ी रहेगी। साथ में देखेंगे आप इंक्रीज सोडियम इंटेक, ज्यादा मात्रा में आपने सोडियम खा लिया। ठीक है, एक्सेसिव ओरल सोडियम इंजेक्शन कर लिया आपने, आईवी फ्लूइड चल रहा है लंबे समय से,
साथ में आप देखेंगे डिक्रीज वाटर इंटेक, आपके देखिए यहाँ पे डिक्रीज वाटर इंटेक, फास्टिंग, नथिंग बाय माउथ, आपने कुछ नहीं लिया, ठीक है, ये भी मेन कारण रहने वाला। इंक्रीज इंक्रीज बोटल लॉस, वाटर लॉस, इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिक फीवर एंड हाइपरवेंटिलेशन, इन्फेक्शन, एक्सेसिव डायफोरेसिस, वाटरी डायरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, इनकी वजह से आपके सोडियम इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। असेसमेंट की बात करें, यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया, वहां पे जस्ट अपोजिट चलते हैं ये चीजें, ठीक है। देखिए यहाँ पे हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्ड टू वास्कुलर वॉल्यूम स्टेटस पर डिपेंड करेंगे। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, वो भी कब, जब हाइपरवोल्यूमिया हुआ है तब, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्ली स्पॉन्टेनियस मसल स्टिचेज देखने को मिलेगी, इनरेगुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, अल्टर्ड सेरेब्रल फंक्शन हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखने को मिलेंगे अल्टर्ड सेरेब्रल फंक्शन। इसकी बात करें, हाइपोवोलेमिक लिथार्जी, स्टूप और कोमा देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम थर्स्ट, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यहाँ पे बात करें ड्राई एंड स्टिकी टंग, ड्राई एंड फ्लैश, सीरम सोडियम लेवल एक्सीड हो जाएगा 145, इससे ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अब ये सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए नर्स क्या करेगी, नर्स यहाँ पे देख लीजिए, आपके शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसे नर्स ठीक करने के लिए कॉज इज फ्लूइड, फ्लूइड लॉस, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर आईवी सॉल्यूशन, आईवी सॉल्यूशन लगाएंगे उसको, ठीक है। इफ द कॉज इज इनएडुकेट रीनल एक्सक्रीशन, कम मात्रा में रीनल एक्सक्रीशन हो रहा है तो सोडियम प्रिपेयर ऑफ सोडियम प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर डायूरेटिक देंगे उसको। द प्रमोट सोडियम लॉस, इससे क्या होगा, सोडियम बाहर चला जाएगा, सोडियम क्या होगा, बाहर चला जाएगा। बाहर जाने से क्या होगा, आपके जो सोडियम बढ़ा हुआ है बॉडी में वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। इसके साथ में आपको मॉनिटर करना है सोडियम की नॉर्मल वैल्यू को, स्टेबल हो गया है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जांच कराती रहने अपन बीच में। चलिए, इन समटाइम्स इन सम सिचुएशन IV fluids D5 will be prescribed to lower the sodium level if the client has diabetes, डायबिटीज वाला मरीज है तो उसको हम D5 लगा देते हैं। मॉनिटर ग्लूकोज क्लोजली, इस कंडीशन में आपको बिल्कुल इंपोर्टेंट रखना है क्योंकि शुगर वाले मरीजों को डेक्सट्रोज नहीं लगाते हैं, पर सोडियम ज्यादा हो गया उस कंडीशन में हम D5 लगा रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। तो इस कंडीशन में आपको वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है तो शुगर लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। नेक्स्ट जो कंडीशन रहने वाली है फ्लूइड इम्बैलेंस से, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, द नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, ये बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होती है, कम हुआ तो क्या बोलेंगे, ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बिल्कुल याद रखना है आपको। नॉर्मल कैल्शियम लेवल की बात करें तो 9 से लेके 10.5 mg/dl होती है। अगर मिलीमोल की बात करें तो 2.25 से लेकर 2.75 तक रहती है। हाइपोकैल्सीमिया कब बोलेंगे, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाए, कैल्शियम लेवल कम हो जाए 9 से, ठीक है। इज अ सीरम कैल्शियम लेवल बिलो 9.0 mg/dl, इसमें बोलेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया। कारण क्या रहने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया के, उनको हम पढ़ लेते हैं। चलिए, इनिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कम मात्रा में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनकी कंडीशन देखिए, इनएडुकेट ओरल, कैल्शियम कम मात्रा में ले रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है बॉडी में। साथ में देखिए माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है सच एज सीलियक और क्रॉन्स डिसीज है आपको, ठीक है। इनएडुकेट इंटेक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, लेकिन कम मात्रा में विटामिन डी बन रहा है आपकी बॉडी में, तो इसकी वजह से भी आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। एंड स्टेज किडनी डिसीज है मरीज को। और क्या कारण रहने वाले, इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, ज्यादा मात्रा में बॉडी ने कैल्शियम को बाहर फेंक दिया है। किडनी डिसीज है, पॉलीयूरिक फेज है। इसकी बात करें डायरिया, स्टोटोरिया, फैट स्टोटोरिया कंडीशन, आपके फैट में स्टूल में फैट का होना स्टोटोरिया कहलाता है। वुंड ड्रेनेज की वजह से, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसकी वजह से आपका कैल्शियम का लॉस होना, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट कंडीशन दैट डिक्रीज द आयोनाइज फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम, देखेंगे हम यहाँ पे हाइपर प्रोटीनीमिया, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें, ब्लड में, इसकी वजह से कैल्शियम का लॉस होना। एक्यूट पेनक्रियाटिस डिसीज, उसके बाद हाइपर फॉस्फेटेमिया, आपके ब्लड में फॉस्फेट लेवल बढ़ जाना। रिमूवल और डिस्ट्रक्शन और पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू निकाल के फेंक दिए, उस वाले कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है भैया, नोट कर लो इसको, बिल्कुल आता ही आता है, ये नॉर्थ साइड का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे रिमूवल ये, साथ में बात करें असेसमेंट, असेसमेंट इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा,
हाइपोकैल्सीमिया में देखिए, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिम्टम की बात करें तो डिक्रीज हार्ट रेट, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस, रेस्पिरेटरी कंडीशन में आपको देखेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा, आपको डिक्रीज रेस्पिरेटरी मूवमेंट, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। साथ में देखिए आप यहाँ पे ट्विचेज, मसल्स ट्विचेज हो जाएगी, टिटेनी देखने को मिलेगी। हाइपोकैल्सीमिया वाले मरीज में वेरी इंपोर्टेंट जो है टिटेनी और सीजर। साथ में बात करें हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, पेरेस्थेसिया फॉलोड बाय नंबनेस of lips, nose, and ear, additional limbs. Positive Traugy and Chauvistic sign. Very very important question. नोट कर लीजिए इसे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोकैल्सियम है क्या, बिल्कुल बेहतरीन क्लिनिकल साइन है, एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं पॉजिटिव ट्राउजी एंड चौबिस्टिक साइन। पॉजिटिव ट्राउजी साइन और चौबिस्टिक साइन क्या होते हैं, अभी डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे। चलिए, रीनल यूरिनरी आउटपुट डिपेंड ऑन कॉज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए डायरिया देखने को मिलेगा, सीरियम कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, लेस 9.0 से कम हो गया है यहाँ पे। इसकी बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट देखने को मिलेगा, इंटरवल, उसके बाद प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। अभी ईसीजी देखिए आप, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इंपोर्टेंट। यहाँ पे देखिए आपको ईसीजी चेंजेस विद नॉर्मल नॉर्मल एसटी सेगमेंट एंड क्यूटी इंटरवल। आपको हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में क्या होगा, एसटी सेगमेंट एज लेंथ बढ़ जाएगी, क्यूटी इंटरवल इज प्रोलॉन्ग बड़ा हो जाएगा। ये रही आपकी हाइपोकैल्सीमिया। ये देखिए यहाँ पे आप बात करें पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे पूछा गया देखिए क्यूटी इंटरवल आपका यहाँ से जो एस टी सेगमेंट है, ये एस टी सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक एस टी सेगमेंट, ये क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई है इसकी। और क्यूटी इंटरवल की बात करें, क्यूटी इंटरवल, ये रहा क्यूटी इंटरवल, तो इसकी भी इंटरवल क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया। इस प्रकार की ईसीजी आपको हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेगी, एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है। अब इस डिसीज कंडीशन को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आपने देख लिया कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है, क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब नर्स का काम क्या है, उसको ठीक करना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है नर्स का। चलिए, यहाँ पे नर्स का क्वेश्चन क्या है, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन करेंगे हम। इंटरवेंशन इसका हाइपोकैल्सीमिया का, कैल्शियम की लेवल कम हो गया है, उसे ठीक करने के लिए हम एल्बुमिन लेवल चेक करेंगे बॉडी में। इफ अ क्लाइंट हैज लो एल्बुमिन लेवल, कैल्शियम लेवल शुड बी करेक्टेड। अगर लो लो एल्बुमिन लेवल है तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि कैल्शियम लेवल को हमको ठीक करना है, ठीक है। एडमिनिस्टर कैल्शियम सप्लीमेंट ओरली, आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है, आपको कैल्शियम देना है ओरली। साथ में देखिए व्हेन एडमिनिस्टर कैल्शियम इंट्रावेनसली वार्म द इंजेक्शन, यहाँ पे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब भी हम कैल्शियम को लगा रहे हैं तो कैल्शियम इंजेक्शन को बॉडी 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 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिनिस्टर करना है, वो भी स्लोली, बिल्कुल बिल्कुल स्लोली लगाना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मॉनिटर फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस, यहाँ पे ईसीजी चेंजेस बहुत ही जल्दी आते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करना है। ऑब्जर्व और इनफिल्ट्रेशन, मॉनिटर हाइपर कैल्सीमिया, ज्यादा आपको हाइपोकैल्सीमिया आपको पता है हमको मेंटेनेंस में लाना है, लेकिन आपने ज्यादा कैल्शियम लगा दिया तो हाइपर कैल्सीमिया ना हो जाए, इस चीज को भी हमको क्लोजली मॉनिटर करना है, ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं आए। एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने के लिए आप क्या क्या मेडिकेशन देंगे, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, रिड्यूस फॉस्फोरस लेवल, फॉस्फोरस लेवल को रिड्यूस करेगी, कॉजिंग द काउंटर इफेक्ट इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल। ये क्या करती है, फॉस्फोरस लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में आपका फॉस्फोरस लेवल बढ़ा हुआ है। और कैल्शियम को कैल्शियम की टेबलेट चालू है मरीज में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए साथ में हम विटामिन डी देंगे। विटामिन डी से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बहुत अच्छे से होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम गर्भवती माता को कैल्शियम के साथ में कॉम्बिनेशन में विटामिन 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 डी की टेबलेट इसमें कंबाइन आती है, तो इससे होता क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होता है। प्रोवाइड अ क्यूट एनवायरनमेंट टू रिड्यूस एनवायरनमेंट मेंटल स्टिमुलाई, मरीज को बिल्कुल शांत जगह पर रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मरीज चिड़चिड़ा रहेगा इस समय पे। और हमको जब हाइपोकैल्सीमिया है तो जो भी सीजर की प्रिकॉशन है, बिल्कुल पहले से नर्स को तैयार रहना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंटरवेंशन, हम यहाँ पे बात करें मूव द क्लाइंट केयरफुली। मरीज में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, तो बिल्कुल क्योंकि कैल्शियम की कमी हुई है तो बिल्कुल मरीज को बिल्कुल केयरफुली आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है। कीप 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट अक्यूट कैल्शियम डेफिसिट। एक इंजेक्शन में कितना परसेंट, 10% कैल्शियम का इंजेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपको आपको बेड साइड रखना है, बिल्कुल अवेलेबल रखना है आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन।
वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंज्यूम फूड हाई इन कैल्शियम, और मरीज से कहेंगे कैल्शियम रिच डाइट ले। डाइट से रिलेटेड अगला वीडियो लेक्चर आपके सामने आएगा, बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर। अब आपको देखिए, मैंने बताया था आपको हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के साइन क्या रहेंगे देखिए। हाइपोकैल्सीम अभी हमने हाइपोकैल्सीमिया को ठीक कर दिया, हाइपोकैल्सीमिया के साइन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको देखने को मिलेगा चौबिस्टिक साइन। चौबिस्टिक साइन क्या होता है देखिए, ये जो पॉजिटिव बैंड टैपिंग द फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द ईयर कॉजेज ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल। आपकी फेशियल मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलेगी, आपने दबाया एकदम से खुल जाए, ट्विचिंग देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ट्राउजी साइन क्या होता है, ट्राउजी साइन इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। ट्राउजी साइन क्या होता है, नॉर्थ सेट का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया में ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए ट्राउजी साइन क्या होता है, ये जो पॉजिटिव व्हेन स्पाज्म द हेड, आप जैसे ही आप बीपी कप बांधेंगे, रिस्ट अकर एज अ लेटिंग इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर, आपने एकदम इन्फ्लेट किया, अब होगा पेशेंट सिस्टोलिक बीपी फॉर 3 से 5 मिनट, तो आपका कैसा हो जाएगा, हाथ ऐसा हो जाएगा, ट्राउजी साइन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप बीपी बांध रहे हैं, तो इसमें देखिए आप, इसमें एडक्शन ऑफ थंब देखने को मिलेगा आपको, फ्लेक्शन ऑफ एमसीपी जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ आईपी जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगे आपको हाइपोकैल्सीमिया में। तो वेरी इंपोर्टेंट साइन है एक चौबिस्टिक साइन और ट्राउजी साइन। चलिए इसे, ये यहाँ पे आपके हैंड में देखने को मिल रहा है कार्पोपेडल स्पाज। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन है आपके समक्ष, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन है यहाँ पे देखिए, चलिए पेन चालू है, हाँ हाइपरकैल्सीमिया। तो यहाँ पे देखिए एक डिसीज कंडीशन हाइपरकैल्सीमिया जस्ट अपोजिट टू हाइपोकैल्सीमिया, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। इंक्रीज कैल्शियम लेवल, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, अभी पढ़ा था अपन ने 9 से लेके 10.5, 10.5, तो 10.5 से ज्यादा होना। यहाँ पे देखिए हाइपर कैल्शियम सीरम कैल्शियम लेवल दैट एक्सीड द 10.5 mg पर डे, ज्यादा हो गई है, तो इसके कारण देखिए आप क्या कारण रहने वाले हैं, कॉजेज। यहाँ पे देखिए इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो जाना। अब यहाँ पे होगा एब्जॉर्ब कैसे, एक्सेसिव ओरल मात्रा में आपने कैल्शियम ले लिया, ठीक है, आपने एक्सेसिव ओरल इंटेक कर लिया विटामिन डी का। अब विटामिन डी का काम क्या है, ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा कैल्शियम का, तो कैल्शियम स्टोर हो जाएगा आपकी बॉडी में। चलिए यहाँ पे देखिए आप, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, एक तो आपकी बॉडी कम मात्रा में कैल्शियम को बाहर निकाल रही है, मेंटेनेंस नहीं चल रहा है यहाँ पे। किडनी डिसीज है आपकी, यूज्ड थियाजाइड डायूरेटिक ले रहे हो आप, तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम को स्टोर करके रखेंगे साथ में। चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड बोन रीअब्जॉर्प्शन, बोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आपके बोन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई है। इसमें हाइपर, इसकी किसकी वजह से होगा, हाइपर पैराथायरोडिज्म की कंडीशन, और हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन, मेलिग्नेंसी हुई है, बोन डिस्ट्रक्शन फ्रॉम मेटास्टेटिस, ट्यूमर बन गया, मेट कैंसर, इसे बोलते हैं कैंसर ट्यूमर, ठीक है। इस कंडीशन में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में, और इमोबिलिटी, आप चल फिर कम रहे हो, साथ में हीमो कंसंट्रेशन कंडीशन, इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, यूज ऑफ लिथियम, ज्यादा मात्रा में आप लिथियम का उपयोग कर रहे हैं, एड्रिनल इंसफिशियंसी, लो कोर्टिसोल हार्मोन बन रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके शरीर में आपको हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। बॉडी में हम इस सारी कंडीशन के बीच असेसमेंट करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हाइपर कैल्सीमिया में। यहाँ पे होगा क्या देखिए दोस्तों, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अर्ली फेज में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, दैट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट लेट फेज में, ठीक है दोस्तों। ये अर्ली फेज में तो आपकी हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगी, बाद में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, कार्डियक अरेस्ट लेट फेज में। हाइपर कैल्सीमिया कंटिन्यू बना रहा तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बाउंडिंग फुल पेरिफेरल पल्स देखने को मिलेगी, बाउंडिंग फुल फुल पेरिफेरल पल्स देखने को मिलेगी, इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ठीक है, डिसोरिएंटेशन, लिथार्जी, कोमा, प्रोफाउंड मसल्स वीकनेस, डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्लिनिकल साइन। उसके बाद यूरिनरी आउटपुट वेरी डिपेंडिंग ऑन कोज, डिक्रीज मोटिलिटी, साथ में एनोरेक्सिया, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसके एनोरेक्सिया, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन किस कंडीशन देखने को मिलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन में। सीरम कैल्शियम लेवल 10.5 से ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें, एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बाइडेंट टी वेव, और क्या होगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में। ईसीजी देख लीजिए आप, ईसीजी देख लीजिए आप,
ईसीजी हाइपरकैल्सीमिया में ये रही आपकी ईसीजी हाइपरकैल्सीमिया की। हाइपरकैल्सीमिया में एसटी सेगमेंट शॉर्ट छोटा देखने को मिलेगा, क्यूटी इंटरवल भी शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, दोनों कंडीशन शॉर्ट हो जाएंगी हाइपरकैल्सीमिया में। इंटरवेंशन की बात करें, नर्स क्या करेगी अब इस कंडीशन में? देखिए नर्स का काम क्या है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट विद कैल्शियम इम्बेलेंस, कैल्शियम इम्बेलेंस है तो रिस्क रहेगी उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की। मूव द क्लाइंट केयरफुली स्लोली, बहुत ही आपको क्लाइंट विद एम्बुलेशन, तो सारी चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है विद एम्बुलेशन। साथ में देखिए यहाँ पे एडमिनिस्टर, अब आपको नर्स का काम क्या है यहाँ पे देखिए, इंटरवेंशन एडमिनिस्टर आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसको, डिसकंटिन्यू द आईवी इन्फ्यूजन सॉल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम, कैल्शियम है तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। ओरल मेडिकेशन कंटेनिंग कैल्शियम और विटामिन डी ये भी मरीज को नहीं देना है। थियाजाइड डायूरेटिक चल रहे हैं तो उन्हें डिसकंटिन्यू कर देंगे, मरीज को रिप्लेस करेंगे डायूरेटिक, इन्हें एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम उसको डायूरेटिक देंगे जिससे कैल्शियम बाहर निकल जाए। साथ में देखिए एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन, ऐसी एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगी, सच एज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैल्सिटोनिन बाइफॉस्फोनेट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर एसिटाइल सैलिसिलिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन, ये सारी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे दैट इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या करेंगे कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगे। साथ में देखिए प्रिपेयर द क्लाइंट विद सीवियर हाइपरकैल्सीमिया और डायलिसिस, अगर ज्यादा उसको हाइपर बिल्कुल सीवियर कंडीशन है तो उसे डायलिसिस के लिए रेडी करेंगे। मेडिकेशन टू फेल, दवाइयां देने से कुछ नहीं हो रहा है, सीरम कैल्शियम, तो इस वाले मरीज को क्या करेंगे आप डायलिसिस पर लेके जाएंगे। मूव द क्लाइंट केयरफुली मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। मॉनिटर फॉर लैंक एंड एब्डोमिनल पेन, ये क्लिनिकल साइन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्या बनता है, हाइपर कैल्सीमिया वाले मरीज में एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है तो इसको बिल्कुल स्ट्रेन इन द यूरिन, अब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो आपकी यूरिन में कोई स्ट्रेंथ तो नहीं है, यूरिनरी स्टोन, तो इसको भी हमको यहाँ पे देखना है यूरिन में। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड फूड हाई इन कैल्शियम, और मरीज से बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है तो इसे बोलेंगे हम, ठीक है। और इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड फूड हाई इन कैल्शियम, उससे बोलेंगे मरीज कम मात्रा में कैल्शियम वाली डाइट खाए। हाइपोमैग्नीसीमिया नेक्स्ट डिसीज कंडीशन या नई टर्म फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड यहाँ पे बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, थ्योरी की नोट सेट पर्पज से, ये आपके सिर्फ नोट सेट के लिए क्लास के लिए नहीं रहने वाली, एनक्लेक्स ओईटी सारे एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल की बात करें, नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल कितना होता है 1.8 से 2.6 MeQ पर लीटर होता है नॉर्मल वैल्यू। हाइपोमैग्नीसीमिया अगर 1.8 से वैल्यू कम होती है तो इसे बोलेंगे हम हाइपोमैग्नीसीमिया, इसका मैग्नीशियम लेवल नॉर्म बिलो देन 1.8, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका कारण हम देख लेते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया का क्या रहने वाला है। इनसफिशियंट मैग्नीशियम इंटेक, कम मात्रा में आप मैग्नीशियम ले रहे हो, माल न्यूट्रिशन वाला मरीज है, स्टार्वेशन सीवियर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में कैलोरी की, वोमिटिंग वाले मरीज में, डायरिया वाले मरीज में, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, सीलियक डिसीज, क्रॉन्स डिसीज, इन वाली कंडीशन मैग्नीशियम का लॉस होगा आपका। साथ में चलिए इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी ने ज्यादा एक्सक्रीशन मैग्नीशियम को बाहर फेंक दिया है। मेडिकेशन सच एज डायूरेटिक ले रहे हो आप, क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले मरीज में, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिलेगा क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले मरीज में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ द मैग्नीशियम, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, सेप्सिस इन्फेक्शन हुआ है वाले मरीज में, मैग्नीशियम की कंडीशन। असेसमेंट की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए कार्डियक से सिस्टम, आपको टेकिकार्डिया जो हार्ट रेट है वो बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है दोस्तों। हाइपरटेंशन बीपी भी बढ़ा हुआ मिलेगा। रेस्पिरेटरी की बात करें तो स्लो रेस्पिरेशन होगा आपका। न्यूरोमस्कुलर चेंजेस करें तो हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ट्विचेज पेरेस्थेसिया पॉजिटिव ट्राउजी एंड चॉपस्टिक साइन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोमैग्नीसीमिया में ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं, टेटेनी एंड सीजर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेबल, कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन वेरी इंपोर्टेंट, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। सीरम मैग्नीशियम लेवल बिलो 1.8, यहाँ पे ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगी। ईसीजी चेंजेस देखिए आप, टोल टोल टीवी डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, ईसीजी का डायग्राम देख लीजिए। हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन में क्या रहने वाला है देखिए, यहाँ पे नोट करते चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे देखिए सीरम मैग्नीशियम लेवल बिलो 1.5 हो गया है तो आपके क्यूटी इंटरवल की लेंथ, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड प्लेटेंटी वेव देखने को मिलेगी, को
ये देख लीजिए यहाँ पे डिसीज कंडीशन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, टी वेव तो कैसी हो जाएगी, लंबी, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट देखने को मिलेगा। ये रहा आपका बेहतरीन डायग्राम, ईसीजी का डायग्राम दे देगा और पूछेगा क्या कंडीशन है तो बता देना हाइपोमैग्नीसियमिया है। चलिए, अब नर्स का क्या काम है, नर्स का काम है इंटरवेंशन करना। नर्स क्या करेगी, अब हाइपोकैल्सीमिया फ्रिक्वेंटली एकम्पनीज हाइपोमैग्नीसियमिया, दोनों सेम सेम कंडीशन होती है। इंटरवेंशन आल्सो एम टू रिस्टोर नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को भी साथ में ट्रीट करना है अपन को। ओरल प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम में कॉज डायरिया, अगर आपने डायरेक्ट मैग्नीशियम दिया तो आपको मरीज को डायरिया हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ओरल प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम में कॉज डायरिया एंड इंक्रीज मैग्नीशियम लॉस, मैग्नीशियम लॉस को और ज्यादा बढ़ा देगा ये। तो आपको मैग्नीशियम किस प्रूफ में देना है, मैग्नीशियम सल्फेट को आपको आईवी रूट से देना है। प्रिस्क्राइब इल पेशेंट विद मैग्नीशियम लेवल इज लो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे, कोच पेन टिश्यू एंड डैमेज। अब देखो अभी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट को आईवी रूट के थ्रू देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आईएम लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन को कभी आईएम नहीं लगाते क्योंकि ये टिश्यू डैमेज करता है, साथ में मरीज को वेरी पेन होता है, मरीज को पेन भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो इसके साथ में इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, जब आप मैग्नीशियम लगा रहे हैं आईवी तो आपको सीजर प्रिकॉशन देखना है। आपको मॉनिटर सीरम मैग्नीशियम लेवल, अगर ज्यादा तो नहीं होगा, सीरम मैग्नीशियम लेवल भी फ्रिक्वेंटली चेक करना है आपको। मॉनिटर डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखनी है मरीज में, हाइपर मैग्नीसीमिया तो नहीं होगा ड्यूरिंग एडमिनिस्टर द आईवी मैग्नीशियम। आपको आईएम नहीं देना है, आईएम नहीं देना है, नोट गिव। चलिए अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज इंटेक ऑफ फूड कंटेन मैग्नीशियम। क्लास को कंटिन्यू देखना, अगली क्लास डाइट के ऊपर ही रहने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन को ठीक कर दिया है। नेक्स्ट जो आपकी डिसीज कंडीशन रहने वाली है या टर्म, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपर मैग्नीसीमिया इज अ सीरम मैग्नीशियम लेवल एक्सीड, वहां पर अभी हाइपो में कम हो रहा था, यहाँ पर ज्यादा हो गया, 2 पॉइंट से ज्यादा हो गया आपका मैग्नीशियम लेवल बॉडी में, तो इसे बोलेंगे हम हाइपर मैग्नीसीमिया। चलिए इसके कारण क्या रहने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर कॉजेज क्या क्या रहने वाले हैं। इंक्रीज मैग्नीशियम इंटेक, आपके शरीर में आपने ज्यादा मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड और लैक्सेटिव ले लिया आपने, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आईवी, आपने आईवी ज्यादा मैग्नीशियम लगा दिया, इस कंडीशन में भी आपको हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम, आपकी किडनी कम फंक्शन कर रही है, मैग्नीशियम ज्यादा स्टोर है, मैग्नीशियम का कम एक्सक्रीशन कर पा रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ रीनल इंसफिशियंसी ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। असेसमेंट की बात करें, इस कंडीशन में हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन में आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, आपकी सांसें कम हो जाएंगी, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है आपको सीवियर कंडीशन में, हाइपोटेंशन बीपी कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व। चलिए डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे, स्केलेटल मसल्स वीक हो जाएगी, ड्राउजी एंड लिथार्जी और कोमा की कंडीशन प्रोग्रेसिवली देखने को मिलेगी आपको। सीरम मैग्नीशियम लेवल यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, 2.6 से बढ़ जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्यूआरएल जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बाइडेंड हो जाएगा। ईसीजी का डायग्राम देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ईसीजी का। हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ईसीजी का। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, साथ में आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बाइडेंड देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम बात करें, अब नर्स क्या काम करेगी, नर्स का काम क्या है, इंटरवेंशन करना। नर्स का काम क्या है, इंटरवेंशन करना। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट क्या होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का ओवरडोज हो गया है तो आप क्या लगाएंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाएंगे। तो एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम क्या रहता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए और नर्स का क्या काम रहेगा, डायूरेटिक आर प्रेस्क्राइब्ड इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो गई है तो आप डायरेटिक प्रेस्क्राइब करेंगे जिससे रीनल अच्छा फंक्शन करे और मैग्नीशियम को बाहर निकाल दे। इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर कैल्शियम क्लोराइड देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट में बी प्रेस्क्राइब टू रिवर्स इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम कार्डियक मसल, इसको ठीक करने के लिए काम में कार्य करता है ये। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रेस्ट्रिक्ट डाइटरी इंटेक ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड, ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम वाले फूड को नहीं लेना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो रहने वाला है, इंस्ट्रक्ट करेंगे हम मरीज को, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड यूज ऑफ लैक्सेटिव एंड एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा रहती है तो ऐसे वाले
में हाइपर मैग्नीशियम वाले मरीज को लैक्सेटिव एंटासिड बिल्कुल नहीं लेना है, जिसमें मैग्नीशियम कंटेंट ऐड ऐड है। तो ऐसे वाले मरीज में और ज्यादा हाइपर मैग्नीशियमिया के चांसेस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। अ, अभी तक मतलब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो वो भी कर लीजिए और आने वाली वीडियो लेक्चर को इंतजार कीजिए। अभी इस टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं हम हाइपोफॉस्फेटेमिया के साथ में। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ में आप भूल जाएंगे फ्लूइड इम्बैलेंस क्या से रिलेटेड आपका जो बिल्कुल टॉपिक है सारे क्लियर हो जाएंगे। आप कहेंगे कि सर मजा आ गया, एकदम रोला काट दिया हमने आज की क्लास में। ये महामैराथन से कम नहीं है ये वाली क्लास। यहाँ पे देखिए नॉर्मल फास्फोरस लेवल की बात करें तो नॉर्मल फास्फोरस का जो लेवल है कितना रहता है, 3.2 4.5 नॉर्मल। यहाँ पे बात करें हाइपो की, अगर ये वैल्यू कम हो जाए, अगर हाइपोफॉस्फेटेमिया कब देखने को मिलेगा, जब आपका सीरम फॉस्फेट लेवल आपकी बॉडी में 3.0 mg/dl से कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, mg/dl से कम हो जाए, इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोफॉस्फेटेमिया। इसका डिक्रीज इन सीरम फास्फोरस लेवल accompanied बाय इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल, ये फंडा आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में अगर आपकी बॉडी में सीरम फास्फोरस लेवल कम हो गया है, तो आपकी बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। कोजिज की बात करें, यहाँ पे देखिए इनसफिशियंट फास्फोरस इंटेक, आपने कम मात्रा में फास्फोरस लिया है, आपके माल न्यूट्रिशन स्टार्वेशन की कंडीशन है, तो आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा की कमी हो गई है। यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे देखिए इंक्रीज फास्फोरस एक्सक्रीशन, आपकी किडनी ने ज्यादा मात्रा में फास्फोरस को बाहर निकाल दिया है, हाइपर पैराथायरोडिज्म की कंडीशन हुई है, मेलिग्नेंसी है, यूज ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटासिड। ठीक है, ले लिए, इससे क्या होगा, आपको दस्त लग जाएंगे, ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम का लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे इंट्रासेलुलर शिफ्ट है। इंट्रासेलुलर शिफ्ट का हो जाना हाइपरग्लाइसीमिया और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से आपको देखने को मिलेगा हाइपोफॉस्फेटेमिया। साइन एंड सिम्टम की बात करें, हाइपोफॉस्फेटेमिया की कंडीशन में आपको क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, याद रखना आप, ये ट्रिक है बढ़िया, निमोनिक है, लियोन ओफन बेंडर्स, ये लियोन ओफन बेंडर्स। ठीक है, अर्दमिया, एल से लॉस ऑफ एपेटाइट, ओ से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, डब्ल्यू से वीकनेस एंड फटिग। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या क्लिनिकल साइन है जो आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया के साथ में देखने को मिलते हैं, दोस्तों नोट कर लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे देख लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, यहाँ पे देखिए, एक इंडिविजुअल है विद माइल्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया है, उसको मे नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम, उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, सिम्टम मे नॉट अपीयर, सिम्टम भी अपीयर नहीं हुए हैं अंटिल फॉस्फोरस लेवल ड्रॉप वेरी लो। तो आप समझ जाइए उसमें क्या हो गया है, ज्यादा मात्रा में फॉस्फोरस लो हो गया है, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया नॉट एक्सपीरियंस, तो ये जांच से ही पता चलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, इंटरवेंशन इंटरवेंशन की बात करें हम, यहाँ पे देख लीजिए इंटरवेंशन क्या रखना है आपको, ये हाइपोफॉस्फेटेमिया को ठीक करने के लिए डिसकंटिन्यू मेडिकेशन दैट कंट्रीब्यूट हाइपो हाइपोफॉस्फेटेमिया, जो ऐसी मेडिकेशन जो फॉस्फोरस लेवल को कम करे, ऐसे मेडिकेशन को हमको डिसकंटिन्यू करना है। एडमिनिस्टर फॉस्फोरस ओरली देना है, साथ में आपको विटामिन डी सप्लीमेंट देना है, क्योंकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर द एडमिनिस्टर फॉस्फोरस इंट्रावीनसली, आईवी आईवी लगाएंगे हम इंट्रावीनस फॉस्फोरस, और साथ में क्या करेंगे, सीरम फॉस्फोरस लेवल फॉल बिलो 1 mg/dl एंड द क्लाइंट एक्सपीरियंस क्रिटिकल मैनिफेस्टेशन, एडमिनिस्टर आईवी फॉस्फोरस स्लोली, बिल्कुल स्लो देना है इस कंडीशन में, बिकॉज द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड हाइपर फॉस्फेटेमिया। अगर आपने स्पीड में एकदम आईवी आईवी फॉस्फोरस दे दिया, तो आपको सीवियर कंडीशन में हाइपर फॉस्फेटेमिया भी देखने को मिल सकता है। तो क्लोजली और बिल्कुल धीरे धीरे देना है, क्लोजली मॉनिटर करना है मरीज को। साथ में देखिए आप, और आपको रीनल सिस्टम मेजर कर लेना है कि रीनल सिस्टम किस प्रकार से कार्य कर रहा है, एडमिनिस्टर फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों, मूव द क्लाइंट केयरफुली, मॉनिटर फॉर साइन और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस की मात्रा कम हो गई है, तो ऐसे मरीज को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, तो उसको धीरे से मूव कराना है। और नर्स क्या करेगी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज इंटेक एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग फूड, उससे कहेगी फॉस्फोरस वाली मात्रा में जो खाना है उसको ज्यादा ले, डिक्रीज इंटेक ऑफ एनी कैल्शियम कंटेनिंग फूड, ज्यादा कैल्शियम वाले फूड को नहीं लेना है। इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, डिक्रीज इन द सीरम फास्फोरस लेवल accompanied बाय इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल कम होगा, सीरम कैल्शियम लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। accompanied इन इंक्रीज सीरम फास्फोरस लेवल, सीरम फास्फोरस लेवल ज्यादा है, तो आपका जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट याद रखना आप दोस्तों। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप,
ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन या कंडीशन टर्म, यहाँ पे देखिए हाइपर फॉस्फेटेमिया, अभी हमने हाइपो देख लिया, ये जस्ट अपोजिट होता है इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपर फॉस्फेटेमिया की बात करें, ये जो सीरम फॉस्फोरस लेवल, सीरम फॉस्फोरस लेवल एक्सीड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कितने से ज्यादा हो जाएगा, 4.5 mg पर डीएल, 4.5 mg पर डीएल से ज्यादा आपको फॉस्फोरस की मात्रा देखने को मिलेगी। इस टर्म को बोलेंगे हम हाइपर फॉस्फेटेमिया। हाइपर फॉस्फेटेमिया एंड इंक्रीज इन सीरम फॉस्फोरस लेवल एकम्पनीड डिक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल, आपके शरीर में फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा हो गई है तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा आपकी बॉडी में। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अ प्रॉब्लम दैट अकर हाइपर फॉस्फेटेमिया की कंडीशन हुई है, सेंटर द हाइपोकैल्सीमिया रिजल्ट इन द सीरम फॉस्फोरस लेवल इंक्रीज। चलिए, ऐसे वाले मरीज में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। साथ में देखिए आप कोजेज, कोजेज की बात करें, इसके कोजेज क्या रहने वाले हैं, देखिए यहाँ पे डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन रिजल्टिंग ऑफ रीनल इंसफिशियंसी वाले मरीज में आपका जो फॉस्फोरस लेवल है वो किडनी ने बाहर नहीं निकाला है तो बॉडी में स्टोर हो रहा है, ज्यादा मात्रा में फॉस्फोरस हो गया है, हाइपर फॉस्फेटेमिया। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम वाले मरीज में साथ में इंक्रीज इंटेक ऑफ फॉस्फोरस इंक्लूड डाइटरी इंटेक ओवर, आपने फॉस्फोरस कंटेनिंग डाइट ले ली है लेक्जिटम एनीमिया के थ्रू, तो ये सारी चीजें हमको रोक लेना है। ठीक है दोस्तों, साथ ये सारे कारण हैं इसके, हाइपर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन जिसकी वजह से फास्फोरस की मात्रा आपकी बॉडी में बन जाएगी। क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निमोनिक से आपको याद रखना है। माइस ऑलवेज डिग साइलेंटली, माइस ऑलवेज डिग साइलेंटली, ठीक है दोस्तों, मसल्स स्पाज, टिटेनी, अर्धमियाज और ड्राई नेल्स स्किन चीजस, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली लिंक टू लो कैल्शियम हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा हाइपरफॉस्फेटेमिया वाली कंडीशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है जो आपको हाइपरफॉस्फेटेमिया वाले मरीज में देखने को मिलने वाले हैं। अब नर्स क्या करेगी यहाँ पे, नर्स का मेन काम क्या है, इंटरवेंशन करना। यहाँ से एम्स क्वेश्चन पूछता है कि भाई नर्स के क्या कार्य हैं, क्वेश्चन बनाएगा सारे ऊपर से, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्टर, अब आपको मिल गया मरीज हाइपर फॉस्फेटेमिया का, आपको ठीक करना है तो क्या करोगे आप, एडमिनिस्टर फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन दैट इंक्रीज फीकल एक्सक्रीशन फॉस्फोरस, ऐसे ही फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन देंगे जिससे क्या हो, फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाए और आपकी फॉस्फोरस की ज्यादा मात्रा कम मात्रा में बदल जाए और आपकी डिसीज कंडीशन ठीक हो जाए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड फॉस्फेट कंटेनिंग मेडिकेशन इंक्लूडिंग लेक्जेटिव एंड एनिमा, ये वाली मरीज में क्या है, इसमें ज्यादा मात्रा में फॉस्फेट है, पहले से ही फॉस्फेट ज्यादा है आपकी बॉडी में और आपने और ले लिया तो और ज्यादा हाइपर फॉस्फेटेमिया हो गया, तो उसको नहीं लेना है आपको। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट डिक्रीज इंटेक ऑफ फूड दैट हाई फॉस्फोरस वाली डाइट को आपको मरीज को नहीं देना है और ना ही मरीज से बोलना है आपको कि भाई मरीज नहीं मत खा तू भाई फॉस्फोरस। ठीक है, साथ में आप देख लीजिए, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेडिकेशन एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर टेक फॉस्फोरस बाइंडिंग मेडिकेशन ले जिससे क्या हो, आपका शरीर से जो फॉस्फोरस की मात्रा है वो बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, आज हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, फ्लूइड, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ से अगर कोई सा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नॉर सेट के बाहर चला जाए ना, लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूँ, कितने के नोट पे लिख दें दोस्तों, जितने के आप बोलोगे उतने, लाखों के नोट, करोड़ों के नोट, मिलियंस के नोट्स इन पर लिख देंगे हम। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, वीडियो को बिल्कुल थोड़ा स्लो मोड में देखिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। इसी इसी सीरीज को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू सीरीज भी चलाऊंगा नॉट सेट के लिए। आप हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आज का हो गया हमारा थ्योरी सेशन, साथ में इसके लिए लेके आऊंगा मैं एमसीक्यू लेक्चर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल को और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। और आप थोड़े से वीडियो की स्पीड को मेंटेन करके देखिए, समझ के देखिए, आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, फिर दोबारा से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत करिए आप और सफलता को हम बिल्कुल फाड़ देंगे एग्जाम को। एग्जाम में इस तरीके से बैठेंगे कि आपसे बाहर कोई क्वेश्चन गया ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।